आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह आपके साथ आज ये वीडियो थर्ड लेकर आया हूं और हम राष्ट्र की कुंडली को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के तौर पे मैं आपको बता चुका हूं। जब राष्ट्र की कुंडली को डिस्कस करते हैं तो वो जातक कुंडली से अलग होती है। देखिए, जो ज्योतिष के बहुत सारे रूप हैं, शाखाएं हैं, उसमें जातक एक शाखा है और स्कंद संहिता ज्योतिष एक शाखा होती है। जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जातक नहीं है, तो वो संहिता ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ये मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूं और मैंने प्रीवियस बेसिक वीडियोस में इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इसको एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पे, एक समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो जो बातें मैं लेके तो राष्ट्र की कुंडली चल रहा हूं, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं ये सभी में काम आती हैं। ठीक है, तो मैं पहले दो वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जो बेसिक पार्ट था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया कि अग्नि तत्व राशियां किस तरह देखी जाती हैं, जो बेसिक पार्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं कुंडली के ऊपर, वो मैंने आपको बताया कि उनका मतलब क्या होता है, पृथ्वी तत्व राशियों का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स किस तरीके से देखे जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले वीडियो 2 में आपको बता चुका हूं। एक और बात बता देता हूं। देखिए, मैं बता चुका हूं कि 3 तरह के सेगमेंट होते हैं: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप सब नोट कर सकते हो। जब कुंडली के 12 घरों में अधिकतर ग्रह जो है चर राशियों में बैठे होते हैं, तो ऐसा जातक, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसको राष्ट्र नहीं मान रहा हूं, ये कुंडली तो राष्ट्र की है, लेकिन हम इसको एक जातक कुंडली के तौर पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की ये कुंडली है और उसकी कुंडली में चर राशि के अंदर अधिकतर ग्रह बैठे हुए हैं, चर राशि कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। तो चर राशि के अंदर बैठे हुए ग्रह आपको बहुत सारी यात्राएं देते हैं। ऐसा व्यक्ति घूमने का बहुत शौकीन होता है, उसको नई नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता है और उसका कार्य भी ऐसा होता है कि वो एक स्थान पे रुक के वो कोई कार्य नहीं करता। उसका जो व्यवसाय है वो भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अनेक यात्राएं करनी पड़ती हैं व्यवसाय के अंतर्गत और जीवन भर जो है घूमता रहता है, फिर भी वो थकता नहीं है और घूमने का बेहद शौकीन होता है। तो अगर अधिकतर ग्रह चर राशि में होते हैं तो वो यात्राएं बहुत देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर अधिकतर ग्रह स्थिर राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है एक जगह टिककर कार्य करने वाला होता है। जैसे आपने देखे होंगे, बैंक के अंदर लोग काम करते हैं, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जो घर से अपने दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से घर आते हैं, एक ही स्थान पर रुक के कार्य करते हैं। तो अधिकतर ग्रह उनके आप देखिएगा कुंडली में स्थिर राशि के अंदर होते हैं। स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? 2, 5, 8, 11। ठीक है, इनको स्थिर राशि कहते हैं। यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में अगर अधिकतर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो इसका मतलब व्यक्ति अपने स्थान पर रुककर कार्य करेगा। और अगर अधिकतर ग्रह जो है द्विस्वभाव राशि होते हैं, म्यूचुअल साइन के अंदर होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी यात्राएं करेगा, कभी एक जगह टिक के कार्य करेगा। उसके जो है उतार चढ़ाव वाली जिंदगी बहुत रहती है। कभी एकदम से वो एक स्थान पर स्थिर रहेगा, कभी एक स्थान, फिर कभी कभी जो है यात्राएं करने लगेगा। यानी वो व्यक्ति कभी यात्राएं करते हैं, कभी एक स्थान पर रुक के कार्य करते हैं, कभी कभी वो बाहर जाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं तीनों राशियों के बारे में। आज कुछ और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस पहले वीडियो में कि भारत के अंदर जब पंडित जी को देश सौंपा गया, देश के अंदर बहुत गरीबी थी, अशिक्षा थी, कुछ भी धन नहीं था, जो है भूखमरी का माहौल था, तो उसको हम कुंडली में कैसे देखते हैं। ठीक है, एक और उससे पहले मैं चीज आपको डिस्कस करना चाहता हूं भारत के संदर्भ में। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा, बोली, संस्कृति, पहनावा, खान पान, ये सब बदल जाता है। ऐसी विविधता वाला देश पूरे विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हर 100 किलोमीटर पे आपको एक नई भाषा, नई संस्कृति, नए रीति रिवाज आपको देखने को मिलेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार की वनस्पति होती है, सभी प्रकार के मौसम, सभी प्रकार की ऋतुएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ मिलेंगे, पठारी मैदान मिलेंगे, तो समतल मैदान भी मिलेंगे। बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी मिलेगा, तो बहुत अधिक ठंडक वाला जो है शहर भी मिलेगा, और ऐसा स्थान भी मिलेगा जहां पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो भारत एक सौभाग्यशाली एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार की वनस्पति, हर प्रकार की ऋतुएं, हर प्रकार के अन्न यहाँ पर इसकी धरती पर पैदा होते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमको ऐसा देश मिला, भारत जैसा देश मिला। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो है बहुसंख्यक समाज जो है हिंदू धर्म को फॉलो करता है और 80% जो जनता है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाली है। उसके बाद भी हमारा देश सेकुलर है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है ये सेकुलर है। बट सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है जहां सभी धर्म मिलके आपस में प्रेम से रहते हैं।
यहाँ पर सिखिज्म भी है, या इस्लाम भी है, यहाँ क्रिश्चियनिटी भी है, जैनिज्म भी है, यहाँ पारसी भी है, और भी अनेक जनजातियाँ और धर्म यहाँ मिलकर एक साथ रहते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ एक ऐसे राष्ट्र में जिसमें 80% जनता हिंदू है, फिर भी वो हिंदू राष्ट्र ना होकर एक सेकुलर राष्ट्र क्यों बना? इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिएगा। देखिए दोनों, इसलिए ये दोनों कुंडली मैं आपके सामने लेकर आया था। ये दो कुंडली लाने का मेरा तात्पर्य क्या था? एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना कि भारत सेकुलर क्यों है और भारत हमेशा सेकुलर ही क्यों रहेगा, ऐसी संभावना क्यों है? क्योंकि राहु बैठे हुए हैं दोनों जगह लगन के अंदर। राहु क्या होते हैं? जो कन्वेंशनल आपका जिस देश में आप रहते हो उसका जो कन्वेंशनल रिलीजन है उससे हटके ये दूसरे धर्म की बात करता है। इसलिए हमने सेकुलर वर्ड जो हमारी उसमें संविधान में आया, और हमारे देश के अंदर देखिए कितने प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, त्योहार हैं, कितना विविधता है हमारे देश के अंदर। ये आपको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। ये इसका प्रमाण है कि राहु हमारे लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो राहु लगन में बैठ के क्या बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें दूसरे धर्म भी इस बहुसंख्यक समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये किसी एक धर्म का देश नहीं बनेगा, ये बहुधार्मिक बहुजातीय देश बनेगा जिसमें अलग अलग संस्कृति होंगी, अलग अलग रीति रिवाज होंगे, लेकिन फिर भी ये एक रहने वाला देश है, अखंड रहने वाला देश है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा बात। ये राहु इस बात को इंडिकेट कर रहा है दोनों कुंडलियों के लगन में बैठ के कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र ही रहेगा। इसकी फैब्रिक को, इसके ताने बाने को कोई तोड़ नहीं सकता। ये राहु ने यहाँ बैठ के बताया है। जब देश का संविधान, जब देश आजाद हुआ और ये समय मिला हमको, हमने उसको सिलेक्ट किया, एक तारीख, एक समय हमने बनाया जिस समय भारत का उदय हुआ, भारत का जो है जन्म हुआ। तो ये हमको कुंडली यही बताती है। और देखिए एक कुंडली में नहीं है, अगर ऐसा होता तो दूसरी कुंडली में डिफर होता। दोनों ही कुंडली में राहु लगन के अंदर बैठ के ये बता रहे हैं कि भारत एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस प्लेस है जहां पे सभी धर्म मिलके रहते हैं, इसलिए भारत सेकुलर है। ठीक है, अब एक और बात बताते हैं। जब पंडित जी को देश की बागडोर सौंपी गई, भारत बहुत दरिद्र था, बहुत गरीबी थी, भूखमरी थी, बहुत ही बुरे हालात थे। ऐसे हालात में शायद कोई और शासक होता तो शायद देश की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेता, जहां पर सब कुछ जीरो था बल्कि माइनस में था। ऐसे समय में पंडित जी ने जब देश संभाला तो देश के पास खाने को कुछ नहीं था, कोई राजकीय कोष पर्याप्त नहीं था, बहुत ही अल्प धन बचा था और वो भी समझदारी से खर्च करना था। ये केवल एक कुशल लीडर या कुशल शासक, एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। उसको इस कुंडली में कैसे देखेंगे कि भारत के पास वास्तव में दरिद्रता थी या नहीं थी उस समय, जिस समय वो जन्म हुआ था। देखिए मंगल जो है दो स्थान के स्वामी है, एक 7th के लॉर्ड है और एक 12th के लॉर्ड है। 12th का लॉर्ड जो होता है वो लॉसेस का घर है, एक्सपेंसेस का घर है, हानि का घर है। ऐसा जो प्लैनेट, एक मंगल सबसे पहले, और वो भी एक हानि स्थान का स्वामी, एक व्यय स्थान का स्वामी, एक लॉस स्थान का स्वामी, वो कहाँ जाके बैठ गया? आपके फाइनेंस के घर पे जाके बैठ गया। और उस घर के अंदर जो राशि है वो है जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि में मंगल बैठ गए, सबसे शत्रु राशि है मंगल की, उस राशि में जाके बैठ गए। मंगल का एक गुण होता है, मंगल फायर है, अग्नि है, जहां बैठते हैं उस स्थान को जला देते हैं, उस स्थान से संबंधित जो बातें हैं उनको भस्म कर देते हैं। तो ये धन स्थान में बैठ के धन को खत्म कर दिया इन्होंने। हमको कुछ नहीं मिला, दरिद्रता, भूखमरी के सिवा। जिस समय देश आजाद हुआ था, पंडित जी के पास देश आया था, उस समय देश के पास कुछ नहीं था, अंग्रेज सब लूट के ले आ चुके थे, खाली कर गए थे देश को, तो खजाना खाली था, ये मंगल बता रहा है। लेकिन उस खजाने को बड़ी ही समझदारी से पंडित जी ने अपनी कुशलता, अपनी कुशल बुद्धि से, नेतृत्व के कारण, कुशलता के कारण उसको मैनेज किया। वो कैसे मैनेज किया कि एक सबसे, इस कुंडली का सबसे नेगेटिव प्लैनेट क्या है? जुपिटर, जबकि सबसे शुभ ग्रह होता है जुपिटर। लेकिन देखिए मैं बता चुका हूं, कुछ भी नेगेटिव और कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी आपके दुश्मन भी आपके दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और कभी कभी दोस्त भी जो है दुश्मन की तरह कार्य करते हैं, ये आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा। तो कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, कोई चीज नेगेटिव नहीं है। जुपिटर इस कुंडली के लिए सबसे नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन जिस स्थान पे जाके बैठ गया उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो गई। ये जो स्थान है 6th हाउस है, 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठ गया। जुपिटर जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। एक नियम है, ये सूत्र है कि जुपिटर जहां बैठ जाते हैं वहां स्थान हानि कर देते हैं, इतने भारी हैं अपने वजन के कारण उस स्थान को दबा देते हैं। तो ये शत्रुओं का स्थान है, ये कंपटीशन का स्थान है, ये रोग का स्थान है, ये सर्विस का भी स्थान है, नौकरी का भी स्थान है। ठीक है, और यहां बैठ के जुपिटर ने नेगेटिविटी को सप्रेस कर दिया। और फिर जुपिटर देखिए गुरु हैं, वो एक प्रीचर हैं, वो एक शिक्षक हैं,
और शिक्षक की नज़र के अंदर, गुरु की नज़र में कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता, वो सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। इसलिए गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रेडिक्शन करने बैठे तो गुरु की जो दृष्टि होती है, एस्पेक्ट होती है, उसकी दृष्टि में अमृत होता है। वो सबको, कोई भी हो उसके सामने, ऊंचा हो, कोई बहुत बड़ा, किसी राजा का बेटा हो या किसी दास का बेटा हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते, ऐसा सच्चे गुरु के बारे में कहा गया है। तो गुरु की दृष्टि बड़ी पुण्यशाली। गुरु ने यहाँ से जो है 5th एस्पेक्ट दिया, कहाँ पे? 10th हाउस में। तो अच्छा शासक मिला हमको। जो शासक मिला वो, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, नैतिकता का उसके अंदर गुण था, वो बुद्धिमान था। जुपिटर क्या है? विजडम का कारक है, आपकी बुद्धि का कारक है, आपके विवेक का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है। तो ऐसा लीडर मिला, ऐसा शासक मिला जो बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानवान था और उसकी सोच बहुत बड़ी थी। दूसरा, उसने 12th हाउस को एस्पेक्ट किया 7th एस्पेक्ट से। 12th हाउस जो है लॉसेस का घर होता है, एक्सपेंसेस का घर होता है और ये मृत्यु का भी घर है। साथ ही साथ ये फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं, भारी मामले जो होते हैं, विदेशी मामलों का भी घर है। तो यहां से उनकी बुद्धिमत्ता के कारण जो है विदेशों में भारत ने जो है बड़े बड़े राष्ट्रों से संपर्क किया और भारत का नाम आगे तक पहुंचाया, विदेशों में पहुंचाया। ये उनके संबंध अनेक राष्ट्रों के साथ बने क्योंकि वो इतने अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। देखिए पंडित नेहरू की भाषा, पंडित नेहरू के आप भाषण सुनिएगा ना, वो मंत्रमुग्ध करने वाले भाषण होते हैं, जनमानस के अंदर तक जाने वाले भाषण होते हैं। तो इतने अच्छे जो है ओरेटर रहे हैं पंडित नेहरू, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, प्रभावशाली भाषण, और उनके भाषण में सत्यता थी। और इसी कारण जो है विश्व के जितने बड़े नेता थे, ग्लोबल लीडर्स थे, उनको पंडित नेहरू को बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत मानते थे। साथ ही साथ 9th एस्पेक्ट से उसने फाइनेंस, जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी बचाव था उसको कंट्रोल करने का काम किया, उसको मैनेज करने का काम किया इस 9th एस्पेक्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल जिस समय आज़ाद हुआ भारत और सौंपा गया नेहरू जी को, उस समय बहुत बुरी स्थिति थी, उसको मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन नेहरू जी की एक ये चातुर्यता थी, या नेहरू जी का जो है एक व्यक्तित्व था कि उनकी सोच अपने समय से 25 साल आगे थी और 15 साल में भारत को विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया। ये भारत के सौभाग्य का प्रतीक है कि ऐसा समय हमको मिला। साथ ही बात करते हैं कि इस समय भारत आज़ाद हुआ, बहुत ही अशिक्षा का माहौल था, लोग बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, शिक्षा नहीं थी। ये किस बात से मालूम करना है तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए शिक्षा का घर है 5th हाउस भी, बेसिक शिक्षा जो होती है, शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन का ये घर होता है। ठीक है, इसका स्वामी भी जाके कहाँ बैठ गया? अपने से 12th हाउस के अंदर, इसके साथ बैठ गया सैटर्न के साथ। सैटर्न क्या है? अभाव का प्लैनेट है, अशिक्षा का प्लैनेट है। ठीक है, वहां जाके भारत का जो जनमानस है बैठ गया। तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भारत के जो लोग थे बहुत गरीब थे और अशिक्षित थे। साथ ही साथ सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आ रही है 5th हाउस पे। तो हम कह सकते हैं कि जो 5th हाउस भी शिक्षा का घर है, विद्या बुद्धि का घर है। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो है उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो व्यक्ति जो है, लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं रहे होंगे। तो आज ये मैंने आपको 2 बातें बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी कुंडली पे इस तरीके से ही उनको अप्लाई करेंगे और समझेंगे जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। किस तरीके से देखते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट का रोल क्या होता है, एलिमेंट क्या बताते हैं। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 एलिमेंट होते हैं और ये चारों एलिमेंट इन 12 हाउसेस में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अग्नि क्या काम करती है। जब फायरी जो है में बहुत सारे प्लैनेट जो है फायर वाले हाउस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एक्टिव बना देते हैं, बहुत क्रियाशील बना देते हैं, बहुत वर्क ओरिएंटेड बना देते हैं। ये उनका कार्य होता है और इस तरीके से आप जो है अपनी अपनी कुंडली में इसको अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का बताया जो भी मैं आपको बताया है इसमें आपको समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, आज दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोग इस बात को समझेंगे किस तरीके से मैंने इसको इंटरप्रेट किया है और अपनी कुंडली पे इसको लगाने का प्रयास करेंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। 1 मिनट और बोल के बीच में थोड़ा फंबल हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो कुंडली है मैं अब इस कुंडली को यही विराम देता हूं और जो बातें जो बेसिक्स मैंने आपको इसके ऊपर लगा के बताया है वो आप समझेंगे और वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली में जाके उसको अप्लाई करेंगे। एक चीज और बोल लेंगे, अभी कंटिन्यू रहने दें।
अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जो है भारत के लोग जो है धार्मिक है बहुत ज़्यादा, आप सब लोग समझते हैं। यहाँ जो है सनातन धर्म को मानने वाले बहुत हैं। 80% जनता जो है हिंदू धर्म को मानने वाली है, सनातन धर्म को मानने वाली है। और धर्म जो है हमारे जो है जनमानस के अंदर तक गया हुआ है। इसको अगर कुंडली में हमको देखना हो तो किस तरीके से देखेंगे, ये कि धर्म का स्थान है ये वाला। 9th हाउस जो है इसको धर्म स्थान कहते हैं। और 9th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो कहां जाके बैठ गया, 3rd हाउस के अंदर जाके बैठ गया। और ये जनमानस का स्थान है। 5th हाउस, जो 4th हाउस है, ये जनमानस का स्थान कहलाता है, ये जनता का घर कहलाता है। तो जनता का जो स्वामी है वो जाके बैठ गया 3rd हाउस में धर्म के स्वामी के साथ। साथ ही साथ जो मास का जो कारक होता है, इंडिकेटर होता है चंद्रमा, वो पहले से ही यहां बैठा हुआ है। तो सूर्य को आत्मा कहते हैं, चंद्रमा को मन कहते हैं। तो भारत के जनमानस के अंदर उसके हर व्यक्ति के आत्मा में, उसके मन में धार्मिक जो है, धर्म जो है अंदर बसा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं भारत के अंदर जो सनातन धर्म, जो 80% सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, लोग हैं, बहुत धर्म कर्म की क्रियाएं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स मनाए जाते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। गंगा स्नान, लोग गंगा स्नान करते हैं समय समय के ऊपर। शुभ तिथियों में जो है दान पुण्य का कार्य करते हैं, हवन यज्ञ का कार्य करते हैं। ये इसी कारण से होता है। साथ ही साथ देखिए, जो धर्म का स्वामी है वो अपने हाउस को देख रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कुंडली को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, कौन से घर में जाके, कौन से हाउस में जाके वो प्लैनेट बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है, किस चीज का इंडिकेटर है, और उसके साथ मिलने के बाद क्या एक नई चीज निकल कर आती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने आपको ये आज छोटा सा बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलता हूं एक अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। इस एडवांस एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर में कुछ और नई बातें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।